नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं ललित यादव अपनी धुआंधार रिवीजन सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान वाला चैप्टर 37, फिर उसके बाद 40th चैप्टर और 41 चैप्टर 40 और 41, जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेश और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा इनसे रिलेटेड, जो एग्जाम में आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो हम इस समय बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 371 की, एक ही अनुच्छेद की बात करेंगे, 371। इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि क्या चीज है। ठीक है, भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमने संघवादी पद्धति अपनाई है, फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो हमने केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य, ये 2 तरीके के स्तर पर हमने सरकारों का निर्माण किया है। इन दोनों के लिए ही अगर हम बात करते हैं तो हमने शक्तियों का विभाजन किया है। ठीक है, अब शक्तियों का विभाजन आप कहोगे कहां किया है, तो शक्तियों के विभाजन के लिए एक शेड्यूल है जिसको 7वीं अनुसूची हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, एक जिसको आप संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची, दूसरा जिसको आप राज्य सूची बोलते हैं, तीसरा जिसको आप समवर्ती सूची बोलते हैं। अब आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं इन 28 राज्यों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन इन सभी 28 राज्यों का दर्जा जो है संविधान ने एक समान नहीं दिया है। दर्जे में संविधान ने अलग अलग तरीके के प्रावधान किए हैं। आमतौर पर जैसे अमेरिका की आप बात करोगे, अमेरिका का जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, वहां पर 50 राज्य हैं, तो हर राज्य को बराबर दर्जा मिला है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, कहीं बहुत कम जनसंख्या हो, बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो, बहुत कम क्षेत्रफल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का दर्जा वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सभी राज्यों को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, इनके साथ दर्जे में भेदभाव किया गया है, विभिन्नता इसको आप बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इनके दर्जे में भेदभाव का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर एक, इसको हम आम भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इसको बोला जाता है असममित, असममित संघवाद, एसेमेट्रिक फेडरलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एसेमेट्रिक फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या, उसके क्षेत्रफल, उसकी परिस्थितियों के अनुसार एक जो है ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, ठीक है, हम राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं। लोकसभा में तो ठीक है, लोअर सदन है, डायरेक्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा सीटें अनिवार्य है, लेकिन राज्यसभा जो कि राज्यों का सदन है, जिसमें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उस राज्यसभा में भी आप देखोगे हर राज्य की सीटें इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, आप 4th शेड्यूल देखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 4थी अनुसूची है, ठीक है, 4th शेड्यूल जो है 4थी अनुसूची है, उसमें राज्यसभा में सीटों का विवरण दिया गया है कि किस राज्य को कितनी है। तो जनसंख्या के आधार पर ही यहां पर भी सीटें रखी गई हैं। तो कुछ राज्यों में सीटें आप देखोगे तो 25 प्लस सीट मिलेंगी, कुछ राज्यों में आप देखोगे तो 2 या 3 सीटें ही मिलेंगी। यानी कि राज्यों के साथ बहुत सारे मामलों में
आपको देखोगे उनके दर्जे में विभिन्नता आपको देखने को मिलती है, एक तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके की प्रकृति देखने को मिलती है। ऐसे ही एक विशेष चीज उन प्रावधान के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, जो कि संविधान ने राज्यों के बीच में किए हैं। उसका रीजन, उसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर विशेष रूप से ध्यान नहीं दोगे तो इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक आर्टिकल पहले 370 था, ये तो आप सबको पता होगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं मान करके चल रहा हूं सबको आता ही होगा। 370 जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था कि नहीं? जम्मू कश्मीर को अपनी नागरिकता का निर्धारण करने का अधिकार था, उसका अपना खुद का भी संविधान था, दोहरी नागरिकता वहां पर थी। ठीक है, आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों में उसको स्वतंत्रता मिली हुई थी। 370 खत्म हुआ तो अब ये मामला भी खत्म हो गया। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज भी भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिनको एक तरीके से स्पेशल स्टेटस दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उन विशेष राज्य के दर्जे के ऊपर हम चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक ये चीज बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों? आपको लगेगा कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? वाई दिस कोलावेरी डी है, गाना है ना, वाई दिस कोलावेरी डी। तो हर राज्य को बराबर क्यों नहीं दिया गया? तो उसका रीजन ये है कि भारत में सभी राज्यों की परिस्थितियां और वहां के स्थानीय स्तर पर विकास की जो वो है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। आप फैमिली में देखते हैं, परिवार के अंदर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक परिवार है और इस परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो मेंटली डिसेबल है, मतलब मानसिक रूप से सही नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है, और एक बच्चा है वो बिल्कुल परफेक्टली फिट है, हर मामले में फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिंदास एकदम तगड़ा है, अपना सारी चीजें खुद कर लेता है। दूसरा जो है उसको, दूसरा बच्चा जो मेंटली डिसेबल है तो उसको अपने आप से चीजें समझ में नहीं आती, अपने आप से चीजें करने में उसको दिक्कत होती है। तो फैमिली वाले क्या करेंगे? माता पिता, फैमिली में हम अगर मान लेते हैं कि माँ को ले लेते हैं, माँ या बाप को ले लेते हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या उन दोनों बच्चों के साथ बराबर बिहेवियर करेंगे? तो ध्यान रखना, नहीं करेंगे। आंसर रहेगा कि नहीं, बराबर बिहेवियर नहीं करेंगे। ये जो स्पेशल चाइल्ड है ना, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हो सकता है कि इनकी माँ जो है वो खुद ही इनको संभाले सारे टाइम, या इनके फादर इनको खुद ही संभाले, ठीक है, इनको नहलाएं भी खुद बड़े होने पर भी, ठीक, इनको बाहर घुमाने के लिए ले जाएं तो अपने साथ लेकर के जाएं, स्कूल में भी खुद ही छोड़ने जाएं, लेकर के आए, प्रॉपर तरीके से स्टडी कराते टाइम भी इनको खुद करवाएं। और दूसरी तरफ जो बच्चा परफेक्टली फिट है तो उसके लिए हो सकता है कि उसको स्कूल लाने ले जाने के लिए वो फ्री छोड़ दे कि भाई तुम साइकिल से भी चले जाओ, बाइक से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ। दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए भी उनको फ्रीडम दे दे कि चलो भाई तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कहने का मतलब, एक बच्चा जो थोड़ा कमजोर रह गया, वीक रह गया, तो उसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये कोई भेदभाव नहीं होता है। यहां पर जो माँ ने अपने छोटे बच्चे के लिए किया, जो कमजोर था, तो वो स्पेशल केयर की, स्पेशल ध्यान दिया, तो ये भेदभाव नहीं था, ये उस बच्चे की जरूरत थी। क्योंकि अगर माँ उसके ऊपर जरूरत, उस पर ध्यान नहीं देती तो वो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। और यहां पर आप जस्टिस का सिद्धांत देखोगे, इसको न्याय का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ कभी पढ़ेंगे प्लस के ऊपर, तो मैं आपको ये न्याय के सिद्धांत और ये सारे सिद्धांत बहुत डिटेल से ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो ये एक बेसिक सा बैकग्राउंड था। सेम यहां पर मां की जगह हम भारत की सरकार को, भारत के संविधान को रख लेते हैं। ठीक है, हमारा संविधान ही है हमारे लिए सब, माँ बाप सब तरीके का, हमारे गॉड फादर हमारा संविधान ही है, वही हमें सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। और जो ये 2 बच्चे थे, इन 2 बच्चों की जगह स्टेट लगा लो, राज्य लगा लो, अलग अलग राज्य लगा लो। ठीक है, तो संविधान अलग अलग राज्यों को अलग अलग दर्जा इस रीजन से देता है। समझ में आया होगा बहुत सारे दोस्तों को। मेंस का एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया कि क्यों इस तरीके का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। अब किन किन के लिए क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को देख लेते हैं। पहले आपको प्री के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनको आर्टिकल 371 से 371 झ तक प्रॉपर तरीके से विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो एक है महाराष्ट्र, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है असम, चौथा है मणिपुर, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठा है तेलंगाना, सातवां है सिक्किम, आठवां है मिजोरम, नौवां है अरुणाचल प्रदेश, 10वां है कर्नाटक और 11 है गोवा। तो इन 11 राज्यों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं अलग से। मैं आपको बताऊंगा प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके से आते हैं।
इनका मेन उद्देश्य जो था कि राज्य के जो पिछड़े इलाके हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, जो विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उन वहां के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा दंगा उपद्रव यानी कि अशांत इलाका है, तो ऐसे क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए अलग से प्रोविजन करने की जरूरत है ताकि वहां के स्थानीय लोगों की रक्षा की जा सके। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देखोगे ना, आपने अफस्पा कई बार लागू होता है, मिलिट्री रूल लागू होता था पहले, अभी भी है ना। तो वो किस लिए होता था कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो यहां पर कुछ प्रावधान संविधान ने किए हैं। अब इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपको जानकर के मजा आएगा कि मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। हमारे देश में मैंने एक प्रवृत्ति देखी है मैक्सिमम लोगों में कि वो संविधान निर्माताओं को बहुत दोष देते हैं कि संविधान बनाते टाइम ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा ऐसा नहीं था, वो सारे प्रावधान संविधान बनाने के बाद जोड़े गए हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में राज्यों के लिए विशेष प्रकार के व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इनको तो समय के साथ साथ कई सारे संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। और इसका प्रारंभ कब से हुआ आपको याद है? एक फजल अली आयोग बनाया गया था 1953 में। 1953 में एक आयोग बनाया गया था जिसको फजल अली आयोग बोलते हैं। ठीक है, फजल अली कमीशन। उसने राज्यों का पुनर्गठन के लिए भाषा को एक बेस बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, लैंग्वेज के बेस पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, भाषाई समरूपता, भाषाई एवं सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1956 में एक संशोधन होता है, 7वां संशोधन, और 1956 में ही एक एक्ट पारित किया जाता है संसद के द्वारा जिसको बोला जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद क्योंकि अलग अलग राज्यों का विभाजन किया गया, बड़े बड़े राज्यों जिसमें डिमांड हो रही थी कि हमारा लैंग्वेज के बेस पर ये राज्य बनाओ, हमारा वो बनाओ, तो उन सबको डिवाइड किया गया, उन सबको अलग अलग किया गया। तो जब उनको अलग करते हैं, जब बंटवारा किया जाता है मेरे दोस्त, तो बंटवारे के टाइम हो सकता है ना कि कोई क्षेत्र जो बहुत ज्यादा रिच संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है वो एक राज्य में रह जाए और दूसरे राज्य में कोई ऐसा क्षेत्र आ जाए जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है वहां पर। जैसे घर का भी बंटवारा होता है तो आप देखना किस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूं। एक संयुक्त परिवार है, ठीक है, कहानी सुनिए। एक संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार में दो बेटे हैं। ठीक है, एक बेटा जो है नौकरी करता है और एक बेटा जो है वो नौकरी नहीं करता, वो खेती करता है। ठीक है, खेती बाड़ी करता है। अब इनके जो पापा थे, इनके जो फादर थे, वो फादर जो है एक बड़े ऑफिसर रहे हैं, या मान लेते हैं कि एसडीएम रहे हैं, एसडीएम से वो रिटायर आ गए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब इनके दोनों बेटे हैं, वो दोनों बेटों के बीच में विभाजन किया जा रहा है, संपत्ति का बंटवारा किया जा रहा है। ठीक है, अब संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, खेतों का बंटवारा किया जाता है, तो उसमें आप देखना कि जब किसी संपत्ति का बंटवारा किया, कोई खेत का बंटवारा किया, तो हो सकता है कि जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं इनको जो खेत मिला वहां पर कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, वहां पर कुछ ज्यादा अच्छी बढ़िया चीजें हों, वहां पर खेती ज्यादा हो, पानी की समस्या ना हो। ठीक है, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि जो दूसरा जो बेटा था वो जो खेती करता था, ठीक है, उसको जो हिस्सा मिला वो इतना यूजफुल ना हो। या यूं भी हो सकता है कि एक खेत था, इस तरीके का खेत था, ठीक है, इस खेत को डिवाइड किया गया, ठीक है, इस खेत को इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तभी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस हिस्से की तरफ से हाईवे निकाल दिया, नेशनल हाईवे निकाल दिया। अब ये नेशनल हाईवे निकलने से ये वाला एरिया तो जो था इसकी कीमत तो होगी बहुत करोड़ों में, बहुत ज्यादा, और जो इसके पीछे वाला एरिया था इसकी कीमत कम रह गई। ठीक है, कम रह गई ना। तो ऐसे में इस कम कीमत वाले को भी इसके बराबर कैसे लाया जाए, इसकी मदद कैसे की जाए। तो इसके लिए हो सकता है कि इसका पापा जो एसडीएम था वो इसकी हेल्प कर दे, इसके लिए विशेष प्रावधान कर दे कि भैया जब भी तेरे को जरूरत पड़े, तेरी फसल खराब हो जाए या तेरी फसल प्रॉपर तरीके से ना हो पाए और तेरी फसल में को उगाने के लिए तेरे को पैसा चाहिए, तो वो पैसा मैं दूंगा तेरे को। ठीक है, ये तेरे लिए विशेष प्रावधान है। नौकरी वाला व्यक्ति है उसके लिए ये जरूरी नहीं था क्योंकि उसके पास खुद की सैलरी आती है, तो अगर वो फसल लगाएगा करेगा तो कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसकी सैलरी आती है वो उससे कर लेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसी तरीके के प्रावधान यहां पर राज्यों के लिए किए गए राज्य पुनर्गठन के बाद। क्योंकि जब भी किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता ना, इतना बड़ा राज्य होता, अब इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये ए राज्य होगा, ये बी राज्य होगा। अब ऐसे में हो सकता है इस बी राज्य के पास बड़े बड़े जो मेन मेन सिटीज थी, मेन मेन शहर थे, वो सारे बी राज्य के पास चले गए।
जहां पर खूब उत्पादन भी होता है, फैक्ट्रियां भी हैं, और ऐसे में हो सकता है कि ए वाला एरिया जो है, जो नया राज्य बना वो ऐसा राज्य बना जिसमें ये इतना बड़ा क्षेत्र तो है वो रेगिस्तान हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में बहुत बिल्कुल बारिश नहीं होती, थोड़े से क्षेत्र में बारिश होती है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आप इसको छोड़ नहीं सकते कि भाई ना हम इसका विकास नहीं करेंगे। इसलिए राज्य पुनर्गठन जब होने लगा, समय समय पर जब नए नए राज्य बनने लगे भारत में, तो उस टाइम संविधान संशोधन आपने देखे कई सारे। आपको याद है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपको यहां से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आएगा जो क्लियर होगा। जो बहुत लोग इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लेते हैं वो यहां पर मात खा जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको हो सकता है वो सारे लोग जो पढ़ाने भी आते हैं वो इधर उधर की बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट नहीं करते हैं ये चीजों में कहां से किधर से आएगा। तो इस चीज को समझिए, जब भी हम राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में नए राज्य बनाने के लिए, अगर किसी राज्य को तोड़ करके बनाना है, जोड़ करके बनाना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है? उसके लिए किस तरीके का बहुमत चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर दो मेरे साथ। दोस्त सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सबसे, कैसा बहुमत उसके लिए लगेगा? तो मेरे ध्यान रखना दोस्त, ध्यान रखना, साधारण बहुमत से कर सकते हैं। आर्टिकल 368 का यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें साधारण बहुमत से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप कई सारे संविधान संशोधन देखोगे, जैसे सिक्किम को लेकर के और भी कई सारे राज्यों को लेकर के संविधान संशोधन देखते हो कि संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का हिस्सा बनाया गया। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो सर, सर कुछ बात जच नहीं रही। सर आप कह रहे हो कि राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन नहीं करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कई सारे राज्य जो बनाए गए उनके लिए संविधान संशोधन किया गया। तो वो क्यों किया गया वो समझिए। वो संविधान संशोधन उन राज्यों के लिए किया जाता है जिन राज्यों को कोई स्पेशल स्टेटस देना पड़े, कोई विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना हो, ठीक है, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाना हो। अगर केवल राज्य का पुनर्गठन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी आपने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा, 2019 में आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होकर के उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। क्या उसके लिए संविधान संशोधन हुआ? नहीं हुआ। कहां हुआ संविधान संशोधन मेरे दोस्त? आर्टिकल 368 का यूज कहीं किया गया? नहीं किया गया। संविधान संशोधन जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब आर्टिकल 368 से लेकर के आपको समझना है, अनुच्छेद 368 को लेकर के समझना है। संविधान संशोधन नहीं हुआ, लेकिन कुछ राज्यों के लिए संविधान संशोधन हुआ। उसका रीजन क्या है कि उनको विशेष दर्जा दिया जाता है, उनसे संबंधित संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है, संविधान में उनसे संबंधित किसी दर्जे में बदलाव किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझिएगा। तो उस दर्जे में बदलाव के लिए ये प्रावधान, ये चीजें जो है आपको इधर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं किस किस राज्य को क्या क्या दर्जा दिया जा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात को देखते हैं 371 में सबसे पहले। अब आप कहोगे सर महाराष्ट्र और गुजरात को ही सबसे पहले क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि राज्य पुनर्गठन के बाद सबसे पहले बनने वाले राज्यों में से, प्रमुख में से यही थे। 1960 में एक राज्य होता था 1960 तक, जिसको बोला जाता था बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे। बॉम्बे राज्य से फिर 1960 में 2 राज्य बनते हैं, जो महाराष्ट्र, मराठी भाषा स्पीकिंग है वो महाराष्ट्र बन जाता है, ठीक है, और जो गुजराती भाषा स्पीकिंग है वो गुजरात बन जाता है, उसको बोलते हैं गुजरात। क्लियर? अब आर्टिकल 371 है वो राष्ट्रपति को कुछ पावर देता है। क्या देता है उनको देखिए, आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को पावर देता है। देखो, कुछ आर्टिकल राज्यपाल को पावर देंगे, कुछ आर्टिकल राष्ट्रपति को पावर यानी कि अथोराइज करेंगे या उनको विशेष जिम्मेदारी देंगे। तो 371 के अंतर्गत हम जब महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में बात करते हैं ना, तो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को विशेष शक्तियां देने की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रपति को, कि भैया राष्ट्रपति जो है महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ शक्तियां दे सकता है। कैसे? जैसे कि विदर्भ, है ना, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां के ऊपर विकास जो है उस लेवल का नहीं हुआ है अभी भी। इसको मराठवाड़ा कर लेना, ये राठवाड़ा लिखा है ना, इसको म लगा लेना यहां पर, म, ठीक है, मराठवाड़ा आएगा। इन सब क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए जरूरत ये थी कि कुछ अलग से विकास के काम किए जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में आप देखोगे बाकी क्षेत्रों के मुकाबले डेवलपमेंट नहीं है।
महाराष्ट्र में आप मुंबई में चले जाओगे तो इतना डेवलप्ड एरिया मिलेगा, पुणे में चले जाओगे इतना डेवलप्ड एरिया मिलेगा, लेकिन आप विदर्भ मराठवाड़ा वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत देखोगे विकास के मामले के अंदर 19-20 वो देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत कम विकास हुआ होगा कई सारे क्षेत्रों में। ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर काम करने के लिए, पानी वहां पर पहुंचाने के लिए, खास करके पानी की उपलब्धता कराने में, कई सारी चीजों के लिए अलग से काम करने की आवश्यकता है। तो यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र एवं कच्छ, इनमें पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल पर चलते हैं, नागालैंड पे। अब मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अगला राज्य, आप राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया देखोगे, सीक्वेंस वाइज देखोगे ना कि कौन कौन सा राज्य कब बना, तो फिर नागालैंड का नंबर आता है। अब नागालैंड भी जब बनता है तो इसके लिए आर्टिकल 371A का प्रावधान किया जाता है और उसके लिए कुछ प्रोविजन कर दिए जाते हैं। उसमें यह कहा गया कि भाई नागालैंड की अपनी विशेष एक कल्चर है, विशेष वहां की संस्कृति है, तो ऐसे में उसको पूरे भारत के समान अगर वहां पर कानून व्यवस्था लागू करोगे या एक्ट लागू करोगे तो वहां पर चीजें बिगड़ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस क्षेत्र में काफी विद्रोह वाली समस्याएं भी जब नागालैंड राज्य बना तो उस समय थी। ठीक है, विरोध की भावना बहुत थी। तो ये प्रावधान कहा गया कि भाई हम कुछ मामले ऐसे हैं जब उसमें संसद एक्ट बनाएगा तो वो एक्ट नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसकी विधानसभा उसको परमिशन ना दे दे। इन मामलों को छोड़ करके बाकी सभी मामलों में संसद के कानून नागालैंड पर लागू होंगे। आमतौर पर भारत में संसद कोई कानून बनाता है तो वो कहां पर लागू होता है, किन के ऊपर लागू होता है? पूरे भारत पर लागू होता है, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो लेकिन ये कुछ उसका एक्सेप्शन है कि कुछ कानून कुछ मामलों में, कौन कौन से मामलों में जो है वो मामले मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो क्या है कि नागालैंड की अपनी धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं। अगर नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं किसी कानून से प्रभावित होती हैं, वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा उसके लिए प्रावधान परमिशन ना दे दे। सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जो कि पहले वहां पर जो नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार चलते थे, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी विधानसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो नागालैंड में भूमि है और संपत्ति के जो स्रोत हैं, है ना, उनके स्वामित्व को लेकर के अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी विधानसभा की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इन मामलों के अलावा बाकी सारे मामले जो हैं वो संसद के जैसे बनाए वैसे के वैसे लागू होंगे। ऐसे ही एक उस समय नागालैंड का जब स्थापना की गई तो भारत में काफी ज्यादा उग्रवाद की अवस्था देखने को मिलती थी। काफी उग्र विरोध जो है वहां पर हुए। तो जब वो उग्र विरोध हो रहे थे, उपद्रव हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम ये भी डिमांड थी कि भाई एक बृहत्तर नागालिंगम राज्य बनाया जाए। वो जो नागालैंड स्टेट बनाया गया वो उन वहां पर कुछ समूह, कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनकी डिमांड एक अलग और बड़े क्षेत्र के निर्माण की थी। और कुछ लोग तो, कुछ एक दो समूह ऐसे भी थे जो भारत से भी अलग होने की डिमांड कर रहे थे। तो वहां पर बहुत सारे आपस में उपद्रव शुरू हुए। तो ये प्रावधान किया गया कि जब तक नागालैंड में उपद्रव समाप्त नहीं हो जाते तब तक राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का विशेष दायित्व राज्यपाल के ऊपर है। अभी राज्यपाल के ऊपर ये पावर दे दी कि भाई ठीक है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो इसका दायित्व रखेगा राज्यपाल। अब बड़े ही समझदारी से ध्यान से समझना मेरे दोस्त, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था, ये किस विषय का सब्जेक्ट है? ये राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य का जो विधानमंडल है वो बनाएगा। ठीक है, राज्य का विधानमंडल है वो बनाएगा। राज्य का विधानमंडल किसके कंट्रोल में? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद सरकार के कंट्रोल में। यानी कि जो सरकार चाहती है वो उस तरीके की व्यवस्था करती है। लेकिन यहां पर अपवाद कर दिया गया कि भाई नागालैंड के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हम राज्यपाल पर सौंप रहे हैं, विशेष दायित्व। हाँ, अगर राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद से सलाह कर सकता है, परामर्श कर सकता है, लेकिन अंतिम डिसीजन, लास्ट डिसीजन राज्यपाल का ही होगा। स्व विवेक से काम कर सकता है, डिस्क्रिशन से काम कर सकता है। इसको बोलते हैं इसकी विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर ये मिल गई। तो इसका मतलब आपने देखा होगा अफ्स्पा। अफ्स्पा का नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अफ्स्पा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 34 है, उसमें सैन्य कानून का प्रावधान किया गया है। उसको बोला जाता है मार्शल लॉ। और सैन्य कानून के तहत अफ्स्पा बना एक कानून है जो बनाया गया है। ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां पर अशांत इलाके हैं, ठीक है, जहां पर उपद्रव थोड़ा सा होता है या वहां पर
लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन एरिया में ये कानून लगाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, जो मिलिट्री डिप्लॉय कर दी जाती है, आर्मी सेना को लगा दिया जाता है, सीएपीएफ के बलों को लगा दिया जाता है, और उन वहां पर काम करने वाले आर्मी के जो ऑफिसर हैं, लोग, उनको विशेष शक्तियां दे दी जाती हैं। जैसे किसी को देखते हुए शूट एट साइट कर सकते हैं, शक के आधार पर किसी भी स्ट्रक्चर को बम से उड़ा सकते हैं अगर उनको लगता है कि वहां पर आतंकवादी उपद्रवी छुपे हुए हैं, फिर वो चाहे धार्मिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। ठीक है, सॉरी माफ करना, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। और किसी को भी किसी भी टाइम गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी घर की कहीं पर भी तलाशी ले सकते हैं, दिन हो रात हो, तो कुछ स्पेशल पावर्स जो उनके पास आ जाती है। तो ये अफस्पा लागू करने के लिए भी राज्यपाल का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। तो भारत में सबसे पहले जो अफस्पा लागू किया गया वो नॉर्थ ईस्ट में ही लागू किया गया था, 1959 या 60 के अराउंड लागू किया गया था। और तब से लेकर के आज तक उस क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे क्षेत्रों में अभी भी अफस्पा लागू है। 3 जगह पर अफस्पा लागू हुआ है भारत में, उत्तर पूर्व में सबसे पहले, फिर 1980 के दशक में पंजाब में, जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ने लगा, जब उड़ता पंजाब बन गया था, जो आप मूवी देखते हैं ना उड़ता पंजाब, और 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में। पंजाब से अफस्पा हटा लिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी भी अफस्पा लागू है। तो ये मामला, ये शक्ति जो है दे दी गई किसको, राज्यपाल को। अगली बार से सवाल आए तो इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। मैं मान करके चल रहा हूं मेरे दोस्त इसमें गलती नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर, वो धीरे धीरे स्लो स्लो नहीं चल रहे हैं, स्लो मोशन में, है ना, बहुत डिटेल से समझाता है। मैं आपको डायरेक्ट जो चीजें मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, लाइन बाय लाइन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। जिसको भी लाइन बाय लाइन नहीं देखी है क्लासेस, जाकर के यूट्यूब पर देख लेना, मिल जाएंगी, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मेरी मैनेजर की डिटेल मिलेंगी, उनसे बात कर लेना, वो आपको पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। तो ये मामला है जिसमें राज्यपाल जो है खुद अपना डिसीजन ले सकता है। अब बात कर लेते हैं असम एवं मणिपुर के लिए। असम के लिए आर्टिकल 371 बी में प्रोविजन किया गया। ठीक है, 371 बी में यह प्रोविजन किया गया कि असम का जो राज्यपाल है ना, वो राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से, या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है, एक समिति का गठन कर सकता है। जनजातीय क्षेत्रों के विशेष विकास के प्रावधान के लिए यह प्रोविजन किया गया असम का, अगर आप देखोगे। ठीक है, वहां पर जनजातीय क्षेत्रों की बहुलता है, तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरीके की समिति की डिमांड वहां पर होती रहती है। अनुच्छेद 371 ग सी, 371 सी, उसमें आप देखोगे तो मणिपुर को लेकर के प्रोविजन है, और मणिपुर में राष्ट्रपति के पास पावर दी गई है। क्या समझिए कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से, ध्यान रखिए, पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति गठन कर सकता है। सेम जैसे असम के लिए आपने देखा, असम में यह पावर राज्यपाल को दी गई है, मणिपुर में यह पावर राष्ट्रपति को दी गई है। यह अंतर समझना मेरे दोस्त। ठीक है, सेम ही चीज कर रहे हैं, असम में राज्यपाल, मणिपुर में राष्ट्रपति। सवाल आ जाएगा, सवाल में आपसे पूछ लिया जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी कि असम में पहाड़ी क्षेत्रों या असम में जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों के लिए एक समिति के गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, दो बड़े अंतर हैं। असम में दो चीजों का यूज किया गया है, एक तो राज्यपाल और एक जनजातीय क्षेत्र। मणिपुर में दो अलग चीजें का, दो अलग कीवर्ड्स हैं, राष्ट्रपति और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, हालांकि वो जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन सॉरी, जनजातीय की बजाय पहाड़ी क्षेत्र का यूज इसमें किया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो चाहे तो गवर्नर को, राज्यपाल को भी एक विशेष उत्तरदायित्व दे सकता है काम करने के लिए। तो असम और मणिपुर का मामला क्लियर हो गया मेरे दोस्तों का। ठीक है, अब राज्यपाल जो है वो, अगर उसको राष्ट्रपति इस तरीके का विशेष उत्तरदायित्व देता है, तो राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है मणिपुर के, वहां पर जो प्रशासन हुआ उस एक साल में प्रशासन से संबंधित क्या समस्याएं, क्या क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, उन सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करे और वो राष्ट्रपति को सौंपे। तो प्रतिवर्ष राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा मणिपुर को लेकर के। अब अगले पर आ जाते हैं,
अगला जो हमारा राज्य है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सबसे लेटेस्ट राज्य बने हैं, ठीक है, सबसे लेटेस्ट राज्य। आपको याद होगा 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना जिसको बोला जाता है तेलंगाना, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 371 घ और ड, इसमें कुछ प्रावधान किए गए। प्रावधान ये किए गए कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन क्षेत्रों में, उनके बीच में जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया, उस गैप को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है शिक्षा एवं रोजगार के लिए। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान भी बना सकते हैं। ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राज्य के कौन से क्षेत्र के लोगों को वरीयता दी जाएगी, छात्रों को वरीयता दी जाएगी। क्योंकि कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप देखोगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन हो गया और उसमें बहुत सारे लोग आ गए पढ़ने के लिए, एडमिशन ले लिया, लेकिन कुछ स्पेशल एरिया, कुछ विशेष क्षेत्रों के बच्चे वहां पर एडमिशन नहीं ले पाए। ज्यादातर एडमिशन किस आधार पर होते हैं? मेरिट के बेस पर होते हैं। अब जो क्षेत्र जो बहुत ऑलरेडी बहुत प्रगतिशील हैं, जो डेवलप्ड हैं, जहां पर ऐसे समुदाय रहते हैं जिनके एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, तो उन लोगों को कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा। कहीं बड़ी जगह नहीं मिलता तो फिर दूसरी जगह तलाशते हैं वो लोग कि भाई वहां पर एडमिशन मिल जाए। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हुए हैं और ऐसे समुदाय जिनकी शैक्षणिक स्तर अभी भी उस स्तर तक नहीं है जितना कि कई सारे अन्य समुदायों का है, शिक्षा के तौर पर पिछड़े हुए हैं, और नंबर मेरिट में मान लेते हैं नंबर कम है, बहुत नंबर कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। नंबर कम होने का मतलब कभी भी ये मत समझना कि वो व्यक्ति कमजोर है या दिमाग से कमजोर है या उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी रही हो कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए हो सकता है सिचुएशन ऐसी रही हो कि उसको पढ़ाई के सही अवसर ना मिल पाए हो, किताबें ना मिल पाई हो, काम करने का समय, पढ़ाई का समय ना मिल पाए हो, परिवार के साथ मिलकर के काम करना पड़ता हो, सामाजिक उपेक्षा का शिकार हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे एरियाज के बच्चों को भी डेवलपमेंट का वो मिल सके, अधिकार मिल सके, समान अवसर मिल सके, उनको भी शिक्षा और रोजगार मिल सके। तो इसके लिए इस तरीके का प्रावधान, बेसिकली एक तरीके का रिजर्वेशन है जो राष्ट्रपति कर सकता है कि भैया इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आसपास के एरिया के रहने वाले जो बच्चे हैं उनको ही 80% 90% एडमिशन देने पड़ेंगे। इस तरीके के प्रावधान किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के लिए। सिक्किम देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला है। सिक्किम जब हम आजाद हुए तो उस टाइम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था, चोग्याल वंश का शासन था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बाकी ज्यादा डिटेल देखनी है तो इंटरनल सिक्योरिटी की मैंने क्लासेस कराई है अपनी, उसमें जाकर के देखना। उसमें मैंने सिक्किम के बारे में बहुत डिटेल से समझाया कि किस तरीके से सिक्किम टाइम टू टाइम उसका दर्जे में बदलाव हुआ। तो पहले जो था वो संरक्षित राज्य, प्रोटेरोरेट राज्य बोलते हैं, संरक्षित राज्य उसको बोलते हैं। आजादी के बाद भारत का संरक्षित राज्य बना, ठीक है, यानी कि भारत उसका संरक्षण करता है। फिर उसके बाद 1974 में जब 35वां संशोधन हुआ तो उस टाइम उसको भारत का संबद्ध एसोसिएट स्टेट बनाया गया, भारत से जुड़ा हुआ राज्य, एसोसिएट। फिर उसमें के बाद रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह भी होता है सिक्किम में, और फिर 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। उसके द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उससे पहले वो पूर्ण राज्य नहीं था। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको लगता है कि यार सिक्किम यूनियन टेरिटरी था, इसका मतलब पूर्ण राज्य 1975 में बना, इससे पहला इसका मतलब यूनियन टेरिटरी होगा। वो गलत होता है, यूनियन टेरिटरी कभी नहीं रहा सिक्किम, ठीक है। 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चीन इसका विरोध करता था, चीन ने बाद में भी काफी अपोजिशन किया, लेकिन फाइनली वो मान गया कि हाँ भाई सिक्किम भारत का राज्य है। लेकिन उसकी नजर आज भी सिक्किम के ऊपर है। तभी आप देखना वहां पर आसपास सिक्किम जो है वो मैप देखोगे तो कहां पर अवस्थित है, चिकन नेक वाले एरिया पर। चिकन नेक देखा है आपने? चिकन नेक, उसको चिकन नेक क्यों बोलते हैं? जो सिलीगुड़ी गलियारा है ना, वहां से उतर के निकलता है, छोटा सा गलियारा, वहीं से पूरा उत्तर पूर्व भारत, दूसरे भारत, पूरे बाकी अन्य भारत के साथ जुड़ा होता है। और अगर उस एरिया पर, उस क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया किसी ने, तो पूरे के पूरे भारत के दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक उत्तर पूर्वी भारत और एक अन्य भारत। तो इन दोनों के बीच में संपर्क तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण जगह हो जाती है सिक्किम, और सिक्किम के ऊपर कंट्रोल। इसीलिए चीन आज भी सपना देखता है सिक्किम को लेकर के। चीन की एक पॉलिसी है जिसको हम 5 फिंगर पॉलिसी बोलते हैं। इस तरीके की 5 फिंगर पॉलिसी है उसकी, ठीक है। यूं एक 5 फिंगर पॉलिसी है उसकी,
ये इस 5 फिंगर पॉलिसी के तहत वो नेपाल, ठीक है, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इन सारे क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है। सपने में आज उनकी कोशिशें, उनकी नीतियां आज भी इसी तरीके से होती है। तो सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मैंने आपको एक बैकग्राउंड के लिए बता दिया ताकि आपको पता रहे। अब इसके लिए कुछ प्रोविजन किए गए संविधान संशोधन में, आर्टिकल 371 जोड़ा गया। तो उसमें सबसे पहला तो ये कहा गया कि भाई सिक्किम की विधानसभा में है ना मिनिमम 30 मेंबर होंगे विधानसभा के अंदर। अब आप कहोगे सर ये मजेदार चीज कैसे, मजे नहीं आए, समझ में नहीं आया सर ये क्या मतलब है। भाई मतलब ये है कि भारत के अंदर एक प्रावधान है, प्रावधान ये है कि विधानसभा अगर किसी राज्य में है तो उसके लिए मिनिमम सीट, कम से कम सीटें जो है वो 60 होनी चाहिए। है कि नहीं, ये पता था कि नहीं आपको? नहीं पता था? अरे यार इसका मतलब आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी यूट्यूब के ऊपर जो मैंने बहुत डिटेल से कराई है, लाइन बाय लाइन एम लक्ष्मीकांत, जाकर के देखो यार, आपके लिए इतना डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, 60 सीटें मिनिमम होनी चाहिए। वहीं सिक्किम क्योंकि छोटा राज्य था तो छोटे राज्य के लिए इतनी सारी सीटें कैसे लगाओगे, तो अपवाद, एक एक्सेप्शन रखा गया इस 60 सीट का, और इसके लिए प्रावधान किया गया कि भाई सिक्किम में कम से कम 30 सीटों का जो है वो होगा। नहीं तो अगर उनकी जनसंख्या के हिसाब से देखते तो और भी कम सीटें बननी थी वहां पर, 10 15 20 ही बनती, लेकिन 30 मेंबर मिनिमम होंगे। तो अल्टीमेटली जब इसकी टोटल सीटें बनाई गई तो 32 सीट हैं आज वर्तमान में सिक्किम में, 32 सीट्स हैं। ये जो एक्सेप्शन है 60 सीट्स का, इस एक्सेप्शन में, इस अपवाद में और भी कई सारे राज्य हैं। सिक्किम है उसमें 32 सीट है, गोवा है उसमें 40 सीट है, मिजोरम है उसमें 40 सीट है, और एक यूनियन टेरिटरी है जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, उसमें 30 सीट है। सबसे कम देखोगे तो पुडुचेरी के अंदर है। ठीक है, 19-20 अगर कुछ संख्या में हो तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक दो में हो सकता है, मेरे को भी डाउट है कि ऊपर नीचे ना हो, लेकिन इतना ही है जो जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा अंदाजा है, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लेना। पर ये अपवाद है, ये 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, 60 सीटों का अपवाद है। अब सिक्किम की जनसंख्या और क्षेत्रफल इतना कम था कि उसके लिए लोकसभा की सीट तो ज्यादा नहीं बना सकते, तो एक ही सीट लोकसभा की रखी गई है। पूरे सिक्किम को संसदीय क्षेत्र मानते हुए एक ही लोकसभा की सीट है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में कितनी वो है। बहुत खूबसूरत राज्य है, इतना मजेदार राज्य, जाओ घूम करके जन्नत लगेगी, ऐसे लगेगी क्या जन्नत में आ गए, है ना, ऐसे। अब सिक्किम के राज्यपाल को एक पावर दी गई, विशेष पावर दी गई। पावर क्यों दी गई? क्योंकि उस समय हमें अंदाजा था, अंदेशा था कि यार सिक्किम जो है चीन की सीमा के साथ लगता है, तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल था ही पूरा का पूरा, वो उसी का हिस्सा माना जाता है। तो चीन राज्यपाल सिक्किम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है। और 1962 में, आपको याद होगा 1962 में जब इंडिया चाइना की वार हुई थी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसमें चीन ने भारत के लद्दाख के क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में हड़प लिया था, लद्दाख में जो अक्साई चीन का क्षेत्र है। तो ऐसे में भारत को अंदाजा था कि सिक्किम के माध्यम से चीन जो है भारत में उपद्रव फैला सकता है, वहां पर कोई गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसे में सिक्किम के में कानून व्यवस्था के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे। तो राज्यपाल को यह प्रावधान दे दिया गया, राज्यपाल को यह शक्ति दे दी गई कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे। ठीक है, राज्य की जनसंख्या के समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संसाधनों एवं अवसरों का उचित आवंटन सुनिश्चित करें। अब राज्यपाल को देने से क्या हुआ कि राज्यपाल क्या होता है, ये केंद्र का एजेंट होता है, सेंटर का एजेंट होता है, जैसे सेंटर कहेगा वैसे करेगा। तो एक तरीके से केंद्र ने अपने पास ये कंट्रोल, ये पावर जो है शांति स्थापित करने की, संविधान ने केंद्र को दे दी, सेंटर के पास दे दी, क्योंकि सेंटर जो है पूरे देश के लिए ज्यादा बेटर तरीके से कार्य कर सकता है, इस प्रोविजन को लेकर ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये राज्यपाल के पास पावर है शांति स्थापित करने के लिए सिक्किम में। ठीक है, अब मिजोरम के लिए देख लेते हैं। तो मिजोरम में भी सेम वही चीज है। एक तो सबसे पहले की संसद कोई कानून बनाता है मिजोरम के लिए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था नागालैंड में कि संसद कोई कानून बनाएगा तो नागालैंड में कुछ चीजों को लागू करने के लिए नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेना पड़ेगी। ऐसे मिजोरम के लिए भी कुछ प्रावधान है कि इसकी विधानसभा से परमिशन लेकर के ही संसद के कुछ कानून लागू करे जाएंगे। जैसे कि मिजोरम के जो लोगों की सामाजिक धार्मिक प्रथाएं हैं वही सेम जो नागालैंड में था, भूमि का स्वामित्व, सिविल और दांडिक न्याय जो मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार पहले से चलते आए थे, इन चीजों में अगर बदलाव करने वाला कोई भी कानून आता है तो मिजोरम में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की
विधानसभा उसको परमिशन ना दे दे। सोचिए, ठीक है, संसद के कानून को वहां की विधानसभा ओवर पावर कर रही है। सोचिए, है ना, एक मजेदार इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए आपने पॉलिटी में कि पार्लियामेंट्री लॉ को भी विधानसभा ओवर पावर कर देती है कुछ मामलों में, सभी में नहीं। तो मिजोरम और नागालैंड के मामले इसमें ऐसे थे। दूसरा, इसकी सीटें जो है 40 सीटें होंगी विधानसभा के लिए, 40 सीटें, 40 सदस्य की, जो मैंने आपको बताया था, एक एक्सेप्शन था, अपवाद था। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर चीन आज भी अपना दावा ठोकता है। चीन चाहता है कि भैया आज भी मैं उसको कब्जे में ले लूं। तो ऐसे में उस चीन के इस दावे से बचने के लिए उसको, हमें पता है कि वो वहां पर कोई ना कोई घटना कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सेंटर का होल्ड होना बहुत जरूरी है, खास करके कानून व्यवस्था के मामले में। तो वहां पर राज्यपाल जो ना, गवर्नर, जिस तरीके से सिक्किम में देखा आपने, तो यहां पर राज्यपाल को कानून एवं व्यवस्था की स्थापना का विशेष दायित्व दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की जो स्पेशल ड्यूटी पावर है वो राज्यपाल के पास। इसका मतलब सेंटर के डायरेक्शन में आ गया, राज्यपाल वही करेगा तो सेंटर कहेगा। ठीक है, ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है। इसके अंदर राज्य की जो मंत्री परिषद से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, उससे अगर परामर्श करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन डिसीजन खुद का ही होगा राज्यपाल का। राज्यपाल के खुद के डिसीजन का मतलब होता है सेंटर का डिसीजन, जो ऊपर से आदेश आता है कि भैया एक काम करो बेटा, चलो राष्ट्रपति शासन लागू करना है, इसमें लगवाने का करो, जरा कुछ जुगाड़ करो। होता है कि नहीं? केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की पोस्ट काफी डिस्प्यूटेड से होती है। ये आंध्र प्रदेश के मामले में। अब कर्नाटक के मामले में देखोगे तो राष्ट्रपति जो है ना, वो राज्यपाल के लिए कुछ विशेष दायित्व देता है कि जैसे कि हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना, विकासात्मक खर्चों के लिए निधि का समतापूर्ण बंटवारा, है ना, लोगों के लिए राज्य की सरकार में पदों का आरक्षण, स्टेट के लोगों के लिए यहां पर रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो ये बेसिकली सारे के सारे प्रोविजन थे। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विद इन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको।
और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग। हाउस द जोश आंसर आना चाहिए हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।